आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज सुबह दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस जवानों ने एहतजाज किया और धीरे धीरे यह एहतजाज दिल्ली के कई हिस्सों में भी हुआ। इंडिया गेट पर भी पुलिस जवानों ने एहतजाज किया। पुलिस जवानों के घर वाले भी सड़कों पर उतर आए। पुलिस एहलकारों के घर वालों ने भी दिल्ली में एहतजाज किया और इंसाफ की मांग की है। इस बीच दिल्ली बार एसोसिएशन भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है। कल मुल्क के कई हिस्सों में वकीलों ने एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने भी इंसाफ की मांग की थी। सवाल यह उठ रहा है कि खाकी वर्दी और काले कोट के इस हंगामे से क्या समाज पर मनफी असरात मुरत्तब नहीं होंगे? सवाल यह भी उठता है कि आखिर कानून की बालादस्ती कहां है, और सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इतना हंगामा इतना ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन ऐसे में आखिर सरकार कहां पर है? सरकार ने इस हंगामे में आखिर अब तक दखल क्यों नहीं दिया? इन्हीं तमाम इश्यूज को हम समझने की प्राइम डिबेट में कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत दिल्ली में नज़्म नस्क बनाए रखने और दिन रात लोगों की हिफाजत में मामूर पुलिस एहलकारों ने मंगल को इंसाफ और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने की मांग को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरा किया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के बाहर गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस और वकीलों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के मामले ने आज एक नया मोड़ ले लिया, जब स्याह पट्टी बांधे पुलिस एहलकारों ने मुजाहरे में शिरकत की। ये सारी बातें जो आपकी हैं उसको बिल्कुल माना जाएगा। जो हमारे घायल साथी हैं उनके इलाज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जहां पे भी किसी भी पुलिसकर्मी ने कोई भी शिकायत दर्ज करवाई है उसमें उचित तौर पे और प्रॉपर सेक्शंस ऑफ लॉ में एफआईआर दर्ज की गई है और पूरी तरह से उसकी जांच की जाएगी। पार्किंग के सिलसिले में होने वाले मामूली तनाजे के बाद हफ्ते के रोज दोपहर को 30 हजारी अदालत के अहाते में वकीलों और पुलिस के दरमियान झड़प में 21 पुलिस एहलकार और 8 वकील जख्मी हो गए, जबकि 17 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। ताहम वकीलों ने दावा किया था कि पुलिस ने जो आदादोशुमार बताए हैं इससे ज्यादा तादाद में उनके साथी जख्मी हुए हैं। दिल्ली में वकीलों की जानिब से एक रोजा अदालत के बायकॉट के दरमियान पीर को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी 30 हजारी कोर्ट में होने वाली पुरतशद्दुद झड़पों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा किया और वकीलों के साथ इजहारी यकजहती का इजहार किया। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तशवीश इस बात की है कि खाकी वर्दी और काले कोट के इस हंगामे से समाज पर मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस बीच अच्छी खबर और बड़ी खबर यही आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। आज सुबह से ही पुलिस एहलकार जो आला ओहदेदार हैं वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से पुलिस वालों को मनाया जाए और उनका प्रोटेस्ट और एहतजाज खत्म कराया जाए। अभी अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि दिल्ली में पुलिस एहलकारों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस वालों ने कुछ अपनी मांगे रखी हैं और कहा है कि ये मांगे पूरी होनी चाहिए। पुलिस के आला ओहदेदारों ने यकीन दिलाया है कि जो जो डिमांड पुलिस की तरफ से की गई है, पुलिस एहलकारों की तरफ से की गई है, उनको पूरा किया जाएगा और इसके अलावा मुकम्मल हिमायत पुलिस वालों को एक तरह से मिलेगी। तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह के हंगामे बार बार क्यों होते हैं? कई बार इस माजी में भी अगर हम पास्ट में जाकर देखते हैं तो इस तरह के हंगामे होते रहे। आखिर इसकी नौबत क्यों आ जाती है? इस तरह के हंगामे आखिर क्यों होते हैं? इसे भी हम प्राइम डिबेट में समझेंगे, क्योंकि अभी सिक्के का जो दूसरा रुख है उसकी तरफ से चीजें साफ नहीं हुई हैं। दिल्ली बार काउंसिल की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से अभी कोई ठोस बयान नहीं आया है कि उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, क्या वो भी अपना एहतजाज वापस लेंगे। इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शेष नारायण सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष गुप्ता जी आइन के माहिर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित पांडे जी ज्वाइंट ट्रेजरर
एससी बार एसोसिएशन है, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है, और सीबी पांडे साहब साबिक जज हैं, आप भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा कुछ देर में एक दो मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले शेष नारायण सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो इस वक्त बड़ी खबर और अच्छी खबर आई वो यही कि पुलिस वालों ने हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन इस पूरे इशू को जो 2-3 दिनों से लगातार शेष नारायण साहब चल रहा था, कैसे देखा जाए? देखिए साहब, पुलिस जो है पूरी आबादी पे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल, पुलिस का इकबाल होता है, और पुलिस जो होती है हुकूमत का सबसे अहम हिस्सा होता है। गांव देहात दूर दराज में जहां कहीं भी कोई शरारत बदमाशी करता था, और एक थाने में 10-12 पुलिस वाले कुल होते थे, और 40-40 किलोमीटर तक उनका एरिया होता था, और जब थानेदार पहुंचता था तो फिर बदमाशी रुक जाती थी, क्राइम रुक जाता था। बिल्कुल। और हुकूमत का इसी को हुकूमत का इकबाल कहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग मार रहे हैं, और उनका यह कहना है कि साहब इसने हमको पार्किंग गलत जगह पे की थी तो इसने हमको मारा। सवाल यह है कि अगर कोई आपको मारेगा तो आप, जैसे पिट रहा है पुलिस वाला, क्या ये करेंगे? आप हुकूमत के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, और आप कानून के जानकार हैं, सारे कानून आपके पास हैं, और आपका क्या स्टैंडर्ड ऑफ एसओपी होता है सब चीज का। अगर कोई पुलिस वाला, कोई भी फॉर दैट मैटर, अगर वो लॉ को डिफाई कर रहा है तो उसका एक प्रोसीजर है, और वो किसी भी वकील को जिसने एलएलबी पास किया है उसको ये चीज मालूम होनी चाहिए, मालूम है। लेकिन आप गैंग मेंटालिटी से अगर घेर के पुलिस वालों को मार रहे हैं, तो पुलिस, आज दिन भर मैं वहां था, वहां पे जिस तरह से पुलिस वालों के परिवार वालों पे, जिस तरह से पुलिस वालों को, और जब बावर्दी पुलिस जाके मुजाहरा करती है तो साहब हुकूमत की चूलें हिल जाती हैं। आज जो इन लोगों ने आप क्यों मारा? और दूसरा तुर्रा ये है कि उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं साहब आप पुलिस वाले जो हैं फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पुलिस वाले हाथ पांव जोड़ते रहेंगे, और सरकार चुपचाप बैठी है। आज अभी होम मिनिस्ट्री ने हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए गुजारिश की है कि साहब इसको रिव्यू करिए, अगर पुलिस फोर्स नहीं इस्तेमाल करेगी तो उसकी इस्तेमाल कैसे होगा? पुलिस को आप क्रिमिनल के रूप में अगर ट्रीट करेंगे तो साहब हुकूमत का कौन सा आर्म है जो हमारी हिफाजत, आपकी हिफाजत और इन वकीलों की हिफाजत करेगा? इसलिए जो कुछ भी हुआ है, मैं किसी के साइड लेना मेरे मिजाज में नहीं है, मैं करता नहीं हूं, लेकिन जरूरी ये है कि हम शांति से रहें, हम खैरियत से रहें। इसके लिए हुकूमत जो भी, वकीलों को ही सारा चार्ज दे दो कि साहब लॉ एंड ऑर्डर आप ही मेंटेन करेंगे, पुलिस वालों को हम हटा देते हैं। उनकी हुकूमत, उनका इकबाल जो है उसकी हिफाजत करना कौम का, उसकी हिफाजत करना आईन का, उसकी हिफाजत करना पूरे के पूरे मुल्क का फर्ज है, और वो होना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से शेष नारायण जी कह रहे हैं कि दोनों ही एक तरह से बहुत जरूरी है मुल्क के लिए। एक मुल्क की हिफाजत करता है और दूसरा एक तरह से कानून की हिफाजत करता है, तो कहीं ना कहीं दोनों पहलू बहुत अहम है, दोनों जुज हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है। और जिस तरह से शेष नारायण जी कह रहे थे कि पुलिस की तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, सूझबूझ से काम लिया जाना चाहिए था तो शायद यह मसला इतना नहीं बढ़ता। मैं रोहित पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। रोहित पांडे जी, क्या वाकई में यह मसला कोई बहुत बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा यह इशू नहीं था, इसे सिर्फ अन्ना ने एक तरह से बड़ा इशू बना दिया? कहीं ना कहीं अन्ना ने यह पूरा खेल बिगाड़ दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अभी शेष नारायण जी की बात सुन रहा था, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं, देखिए परिवार तक की बात अगर इन्होंने करी है तो उनका भी परिवार है, उन वकीलों का परिवार है जिसके साथ वो झगड़ा वहां पे शुरुआत हुई थी, और जिसकी वजह से छोटी सी बात से इतनी बड़ी बात का बतंगड़ बना था। वहां तक तो बात समझ में आई जी। उसके बाद ये बात कैसे तूल पकड़ा है, आपको यह समझने की जरूरत है। तूल तब पकड़ा है जब इन्होंने लॉयर को लेकर के, उस वकील को लेकर के अंदर ले जाकर के बुरी तरीके से पीटा है, और गोली जब चलाई है, जब ये खबर लोगों को पहुंची है वहां पे, तो ये लगा कि हमारे वकील को एक वकील भाई को इस तरीके से पीटा, मारा गया और गोली चलाई गई और गोली से मार दिया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप आधे घंटे के अंदर वहां फोर्स आ गई
और इतनी गाड़ियां आ गई और दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है और उन चैम्बरों में घुस घुस के पीटा गया है, उन महिलाओं के साथ अपव्यवहार किया गया, उनको पीटा गया है, बाथरूम में खींच खींच के मारा गया है। नहीं तो गलती पांडे साहब एक तरफ से नहीं है, पांडे साहब सीसीटीवी फुटेज भी आ चुका, आप देख लीजिए। गलती जिस तरह से शेष नारायण साहब कह रहे थे, गलती एक तरफ से नहीं है। पीटा गया है जो हॉस्पिटल में अपने प्राइवेट हॉस्पिटल से वहां बैठे हैं, उनका इलाज हो रहा है। आप अभी 3 लोगों का नाम आपके रिकॉर्ड पे है, ऐसे बहुत सारे लॉयर हैं जिनको हाथ में चोट लगी है, इनको पैरों में चोट लगी है, जिनके पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, घर में वो बैठे हैं अपना पांडे साहब कर रहे हैं। मैं आपको रोहित, ये छोटी सी बात नहीं, मेरी बात सुनिए। रोहित पांडे साहब देखिए यही समझने की जरूरत है कि गलती एक तरफ से नहीं है। पांडे साहब गलती एक तरफ से नहीं है, और शेष नारायण जी किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे, वो भी यही बात कह रहे थे कि गलती एक तरफ से नहीं हुई है। जजमेंट कौन करेगा? वो छोटे से मामले को बढ़ा दिया गया। जजमेंट कौन करेगा? नारायण जी ने जो बात कही, ताकत करेगी, बंदूक करेगी, मैं उनकी इज्जत करता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं सुनना चाहता कि आपने ये कहा कि पुलिस वालों के घर वालों ने ये कहा है कि वो हमारी सुरक्षा करते हैं। हम लोग न्याय भी दिलाते हैं, हम लोग ये कहते हैं हम लोग न्याय भी दिलाते हैं। क्या बात किया आपने? आपने ये नहीं देखा कि वो कोई लोग किस तरीके से बुरी तरीके से पीटा गया दौड़ा दौड़ा के? ठीक है रोहित जी सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं शेष नारायण जी। नहीं है, अगर एक आदमी ने एक पुलिस वाले नहीं बात आप मुझे बताइए ना, किस तरीके से वहां पीटा गया? आपने शायद वो वाली क्लिपिंग नहीं देखी है जब वो पुलिस हजारों लोगों ने जाके घुस के मारा है। अगर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे तो घुस के मारा तो जवाब में आप उसको आप मारेंगे कि कोर्ट में ले जाएंगे? ड्यू प्रोसीजर होता है। आप वकील हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, आप दौड़ा दौड़ा के किसी को मारेंगे? अच्छा, आप गोली मारेंगे? अच्छा, उन लोगों को क्यों मारा आपने? आपने उन लोगों को क्यों मारा जो चैम्बरों में बैठे थे? आपने उन लोगों को क्यों मारा जो चैम्बरों में बैठे थे? आपने उन लोगों को क्यों मारा जो अपने? अरे तो आप तय करोगे, कोर्ट में ले जाइए ना। क्यों मारा गया जो आप चैम्बरों में बैठे थे? लॉ में ले जाइए भाई। क्यों मारा गया जो अपने केस के पैरवी के लिए किसी क्लाइंट के लिए गए थे, उनको क्यों मारा गया? देखिए आज आपको सवाल पूछ रहे हैं, आप चिल्लाइए मत। नहीं सुनिए, देखिए आपसे सवाल सीधा ये है, जिन सवाल सुनिए ना ऐसे नहीं चलेगा। शासनहीनता अगर पुलिस वाले ने गोली मारी तो उसका कोई कानूनी प्रोसीजर है, और उस कानूनी प्रोसीजर को फॉलो होना चाहिए कि नहीं, कि उसको घेर के मारेंगे आप? कानूनी प्रोसीजर है, कानूनी करिए उसको, नहीं किया उसको मारेंगे आप, उसके कपड़े फाड़ेंगे। किया पुलिस वालों ने किया, उसने गलती की, उसको सूली में चढ़ा दो। क्यों सूली में चढ़ा दो? लेकिन आप नहीं तय करेंगे। आपको कोई गोली मारेगा तो आप क्या करेंगे? आपको हम कोर्ट में ले जाएंगे। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया आपने गोली कैसे चला दी? आप सीने में गोली चलाएंगे? आप सीने में गोली चलाएंगे? आपका मैनुअल क्या कहता है? आपका कोर्ट मैनुअल क्या कहता है? बेकार की बात जो है सीने में गोली मारेंगे किसी को, जान से मार देंगे आप। ठीक है मैं सीबी पांडे सर के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, बात हो गई, शेष नारायण जी बात हो गई, रोहित पांडे बात हो गई, रोहित पांडे साहब बात हो गई। ठीक है मैंने काफी टाइम दे दिया। रोहित जी बात हो गई, शेष नारायण साहब ठीक है, मैं सीबी पांडे साहब के पास जाना चाहूंगा। बात हो गई, ठीक है रोहित बात हो गई, रोहित जी बात हो गई। मैंने काफी टाइम दे दिया, जाहिर सी बात है। देखिए क्योंकि आप भी कानून के जानने वाले हैं और शेष नारायण जी भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी जानते हैं कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम एक वकील की बात करें या एक पुलिस वाले की बात करें, मुल्क के लिए दोनों बहुत जरूरी हैं। समझ बूझ से सिर्फ काम लेने की जरूरत है। मैं सीबी पांडे सर आपके पास आना चाहूंगा। सीबी पांडे साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई में ये सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि अगर पुलिस ने वहां पर गलती कर दी तो क्या वकीलों को इस तरह का कदम उठाना चाहिए? और सर ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले इससे पहले माजी में और पास्ट में हो चुके हैं। यही तो महत्वपूर्ण बात है, यही महत्वपूर्ण बात है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, ये बार बार होते हैं। बिल्कुल, और हर जगह, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, और दिल्ली में तो बहुत भयंकर हो चुका है, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में भी, इलाहाबाद में भी बहुत बार हो चुका है। ये कम से कम कई दर्जन मामले हो चुके हैं। इस बात को ही समझने की जरूरत है। इसी बात को समझने की जरूरत पुलिस को भी है, वकीलों को भी जरूरत है, इसके गहराई में जाने की जरूरत है। अब यह मौका है कि उसके गहराई में जाने की बात है।
होता क्या, ऐसी घटना में हर घटना के पीछे बहुत छोटी सा कारण होता है। कभी गाड़ी के टक्कर लग गया, कभी पुलिस ने किसी को रोक दिया, छोटी घटना से होता है। कभी सारी घटनाओं के पीछे अगर आप जाइए तो कोई बड़ी घटना नहीं होती है, छोटी घटना से होती है। उसका कारण क्या है कि पुलिस का एक आम धारणा है धौंस जमाने का, रुआब जमाने का। पुलिस किसी से भी जैसे डंडा किसी को मार देगी, टेम्पो वालों को डंडा मार देगी, उनको डंडा मार के भाई हटो, इधर कहाँ जा रहे हो, नहीं जाने देंगे। ये धौंस सब तो बर्दाश्त कर लेते हैं भारत में, लेकिन वकील कौम ऐसा है, वो पढ़ा लिखा कौम है, कानून जानता है, सब स्वतंत्र दिमाग के लोग हैं, वो किसी इनके पुलिस वाले की धौंस कहीं नहीं एक्सेप्ट करते हैं। जहां भी इन्होंने धौंस जमाया, अगर इन्होंने डंडा मारा तो झापड़ मार देते हैं। इस सारी घटनाओं में अगर आप देखना कोशिश करेंगे तो सारी घटनाओं में मिलेगा जहां वहां कानून वाले भी कानून भूल जाते हैं, वहां एक वकील भी कानून भूल जाता है। सर वहां कोई नहीं, कानून वकील भी कानून भूल जाता है, वहां कोई कानून का मतलब है। ही नहीं रहता। अगर इन्होंने मिसबिहेव किया, बिल्कुल भूल जाता है। जब इन्होंने मिसबिहेव किया, पुलिस के मिसबिहेव को कोई वकील एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये मैं आपको साफ बताऊं, उनकी मानसिकता है। वो आदर्श की बात दूसरी है कि वहां कानून के पालन करना चाहिए, कोर्ट कचहरी में जाना चाहिए, कानून जानते हैं, वो एक अलग जिगर बात है, वो तो बात में है, वो कोर्ट में जब मैटर जाता है तो होता है। लेकिन वहां ईगो की लड़ाई हो जाती है कि हम बड़े कि तुम बड़े। अगर तुमने हम कानून के हम कोर्ट में रखवाला करते हैं, तुम जनता में करते हो, दोनों हम तुमसे किसी मामले में कम नहीं है, और उसी हिसाब से वो व्यवहार करते हैं। इसीलिए जब भी पुलिस ऐसा करती है तो वो लोग स्ट्रिक्ट होते हैं। जब वो उनके तरफ से दबाव बढ़ता है तो इनको फोर्स आ जाती है ज्यादा, और जब ज्यादा फोर्स आती है तो उनकी फोर्स आती है। दोनों में एक बात देखें, ये भी वर्दी में रहते हैं, वो भी वर्दी में रहते हैं, उनकी भी वर्दी का सम्मान है। उनको भी कानून ने, एडवोकेट एक्ट ने वर्दी पहनने का अधिकार दे रखा, इनके सरकार ने वर्दी पहनने के दे रखा। दोनों का वर्दी का सम्मान है। उनके वर्दी पर अगर डंडा चलाएगा या दौड़ाएगा पुलिस वाला, तो क्या वो अपने वर्दी का सम्मान नहीं करेंगे? तो इस, और दूसरी बात जो सबसे बात है कि उनके पास एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, उनका एक संगठन बहुत बड़ा है। हर कचहरी में बार एसोसिएशन है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश लेवल का बार काउंसिल, स्टेट काउंसिल है, बार काउंसिल, यानी वो भी दादागिरी करते हैं। तो उनके दबने का कोई कारण नहीं होता। दादागिरी और गुंडागर्दी करते हैं कि बिल्कुल उनका दादागिरी एसोसिएशन बहुत बड़ा है। जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, जब क्योंकि जब ये करते हैं तो वो दबते नहीं। अब ऐसे मामलों में इसलिए ठीक है, नहीं, ये कहना नहीं है उनकी, नहीं हमें उसका समर्थन नहीं कर, समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल, मैं वही बताने की समझ है कि इसको समझने की कोशिश करिए। उनके पास भी एक स्ट्रेंथ है, पुलिस के पास आर्म्स स्ट्रेंथ है, तो उनके पास एसोसिएशन का संख्या बल है, इनके पास आर्म्स का। अब ये कैसे इनके आर्म्स पावर को कैसे और उनके स्ट्रेंथ के पावर को कैसे बैलेंस करेंगे, ये काम आज से 50 साल से क्यों नहीं हो रहा है? क्यों होम सेक्रेटरी और गवर्नमेंट बैठी हुई है, जबकि बार बार ऐसी घटनाएं होती है कि दो फोर्सेज है आपस में टकराती हैं, तो उसका कोई न कोई तो रास्ता इनको निकालना चाहिए। इसी मामले में जब पहले दिन घटना हुआ तो इमीडिएटली क्यों नहीं होम मिनिस्ट्री ने इसमें कॉन्शियस लिया? आज आप किस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि पुलिस वाले एजिटेशन बैठ गए, कहां देश को ले जा रहे हैं? अब पुलिस वाले जब एजिटेशन करने लगेंगे तो आप क्या स्थिति होगी कि एक तरह से उनको भी आप यूनियन बनाने की क्षमता, एक तरह से सुभाष गुप्ता जी यूनियन बाजी हो गई, अब दो यूनियन बाजी हो गई, एक यूनियन बाजी है। सिचुएशन देखिए बड़ी नाजुक है। जिस तरह से अभी सीबी पांडे सर ने बताया कि भाई पुलिस वाले एक तरफ अपनी धौंस जमाते हैं तो दूसरी तरफ वकीलों पर यह धौंस नहीं चलती है, क्योंकि उनका एसोसिएशन भी काफी बड़ा है और वो भी एक पढ़े लिखे और कानून को जानते हैं। उन्हें किस तरह से पुलिस से निपटना है वो जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि सिचुएशन एक तरह से बड़ी गंभीर हो जाती है और इस तरह के मसले बार बार होते हैं? और जिस तरह से सीबी पांडे साहब ने कहा कि 50 साल हो गए लेकिन इस मसले का हल नहीं निकला। सभी वक्ताओं ने कहा कि सिचुएशन जो है वो एक बहुत छोटी सी बात थी और वो एक बात तूल पकड़ गई। इसमें यह कहा जाएगा कि दोनों तरफ से समझदारी में कमी हुई। अगर वो अब ये तय है, ये बिल्कुल निश्चित है कि 30 हज़ारी कोर्ट्स के अंदर पार्किंग करने की जगह को लेकर किल्लत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो किल्लत अगर सुलझ जाती तो ये मसला ना होता। दूसरी चीज, जहां पर वो पार्किंग का इशू आया वहां पर लॉकअप की गाड़ी खड़ी करने के लिए कहा था। हो सकता है कि कहने का अंदाज गलत हो, लेकिन लॉकअप की गाड़ी खड़ी करना भी तो जो है वो जाहिर सी बात है कि वो जरूरी है। अगर वहां से या तो पुलिस वाला लॉकअप की गाड़ी दूसरी जगह खड़ी कर लेता या वकील अपनी गाड़ी जो है दूसरी जगह ले जाता तो ये मामला तूल ही ना पकड़ता। अब
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह घटना उस वक्त हुई जब दिल्ली के अंदर बार काउंसिल के, बार एसोसिएशंस के इलेक्शन होने हैं। बिल्कुल। और यहां पर एक मौका मिल गया बार एसोसिएशंस को और उनके प्रतिनिधियों को कि इस बात को लेकर एक इशू बनाया जाए। इशू बन गया और इशू तूल पकड़ गया, और इशू इतना तूल पकड़ गया कि इसके अंदर पुलिस फोर्स पूरी और पूरे लॉयर्स एक तरफ आ गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये अधिवक्ताओं को, वकीलों को स्ट्राइक करने का कोई अधिकार नहीं है। पावर जो आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वो तो है, लेकिन उसके ऊपर रीजनेबल कर्ब्स हैं। अभी वकीलों का काम क्या है? वकीलों का काम है टू एडमिनिस्टर, टू हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, to see that the society is peaceful and the order, the justice is delivered। अगर उस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में किसी किस्म का बाधा आता है तो ये तो आम नागरिक के अधिकारों के साथ एक खिलवाड़ हुआ। बिल्कुल। और ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर सूझबूझ की जरूरत थी जो दोनों साइड से नहीं आई। और जैसा कि पांडे जी ने कहा कि 50 वर्षों से हो रहा है। अगर इसी तरह से तो अगर हम देखें कि कुल मिलाकर कोई 3 करोड़ 40 लाख केस पेंडिंग है, कुल मिलाकर 250 दिन अदालतें चलती हैं, 100 दिन, तकरीबन 100 दिन ऐसे आंकड़े हैं कि स्ट्राइक की वजह से अदालत नहीं चलती। अगर 150 दिन ये अदालत चलेगी 365 दिन में से, तो ये जो 20 साल की पेंडेंसी वाले केसेस हैं ये तो 40 साल की पेंडेंसी में चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक जो है बहुत सूझ की जरूरत थी, और वो सूझ दोनों तरफ से जो है उसमें कमी रही। जाहिर सी बात है कि समझदारी दोनों तरफ से, अगर एक तरह से दोनों पक्ष जो थे, दोनों फरीक जो थे, अगर समझदारी से काम लेते तो ये शायद नौबत नहीं आती। इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान राजेश राय जी, एक्स आईपीएस अफसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश राय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं शेष नारायण सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अभी रोहित पांडे जी कह रहे थे, या सीबी पांडे सर जो बात कह रहे थे, मुझे एक शेर याद आ रहा है शेष नारायण जी कि कानून जैसे खो चुका सदियों का एतमाद, अब कौन देखता है खता का रुख किधर है। क्या मान तो खता का रुख तय कौन करेगा? मैं फैसला करूंगा कि एक पुलिस वाले ने मुझसे, हेलो जी शेष नारायण जी, मैं कह रहा हूं कि नहीं, खता का रुख, मैंने ये शेर इस वजह से पढ़ा कि अब आखिर जब एक कानून की जो तालीम देता है, जो कानून के लिए दिन रात कोशिश करता है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ वो है जो कानून की हिफाजत करता है, या यूं कहा जाए कि मुल्क का मुहाफिज है, तो वो फैसला होगा कैसे? नहीं देखिए साहब, पुलिस जो है वो अपनी अधिकार सीमा को पार करती है, और वो बदअखलाकी करते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। पूरे देश में करते हैं, बिल्कुल, और हर जगह करते हैं, हर बात में करते हैं, गाली दे के बात करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर उनकी गाड़ी पार्क करने से उस पुलिस वाले ने रोका था, तो वो अगर अब उसमें झगड़ा, ये तो नहीं है कि उसने गाड़ी पार्क करने से रोका और इनको पकड़ के मारने लगा और हवालात में ले गया, गोली मार दी, कुछ हुआ होगा। बिल्कुल। तो हम लोग भी जर्नलिस्ट हैं, हमारे लोगों को भी पुलिस मारती है, और हम लोग भी जब पुलिस वाले कहीं होते हैं और बदअखलाकी करते हैं, तो हमको एक आईपीएस अफसर जो मेरे बहुत करीबी क्लासमेट थे, उन्होंने बताया कि मियाँ आप उत्तर प्रदेश पुलिस का जो थानेदार है वो हनुमान जी के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर चीज होता है, क्योंकि बाद में तो उसको आप सूली चढ़वा देंगे, उसकी नौकरी खत्म कर देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन जब उसके हाथ में डंडा होगा, आपको पीट रहा होगा वो, तो उस वक्त आपकी हड्डियां ही उसका हिसाब कर रही होंगी। बिल्कुल। तो ये है, पुलिस की बदनाम है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये जो अभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं भाई साहब, और इन्होंने कहा कि साहब आपका राइट ऑफ एसोसिएशन तो है, लेकिन आप यू कैन नॉट होल्ड एनीबॉडी टू रैंसम। आप उसको पकड़ के उस जो थानेदार ने किया, हालांकि ये एक दिन में नहीं हो सकता ये, लेकिन जो बाद में जो फॉलोअप हुआ है, जो तस्वीरें पूरी दुनिया में दिख रही हैं कि एक पुलिस वाला चला जा रहा है साकेत कोर्ट, उसको दौड़ा के मार रहे हैं, उसकी कमीज फाड़ रहे हैं, और उसमें एक वकील साहब बचा भी रहे हैं। लेकिन ये कोई तरीका तो जंगल राज हो गया ना, कि किसी ने तय किया कि हम आपको बचा लेंगे। उसका एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। पुलिस वाला खुदा नहीं होता, लेकिन उस पुलिस वाले को आप उसमें मानिए आपके पास तो कानून है,
दुनिया हिंदुस्तान के बड़े से बड़े वकीलों को देख लीजिए, कभी उन्होंने, और तमाम वकीलों ने पुलिस वालों को सजा दिलवाई है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मैं जानता हूं, हाई कोर्ट के वकीलों को जानता हूं, उन्होंने सजा दिलवाई है, कभी मारपीट नहीं की। पुलिस अगर मारपीट कर रही है, मैं जर्नलिस्ट को भी यही कहता हूं कि अगर तुम्हारी पुलिस से मारपीट हो गई तो तुम पत्रकार काहे के हो भाई? तुम्हारा काम खबरें जुटाना है, वो तुम करो। और इनका काम यह है कि पुलिस वाला या कोई भी अगर गुनाह कर रहा है तो उसको कानून की गिरफ्त में लाएं और उसके ऊपर एक्शन करवाएं। एक्शन करवाने के अलावा जब आप खुद जुट जाते हैं उससे मारपीट करने में, लाठी भाज रहे, देखा आपने लाठी से कैसे मार रहे हैं उस लड़के को। और सबसे बड़ा जो बुराई हुई है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जर्नलिस्ट और वकील जाने दीजिए, मैं जो इनसिक्योर फील कर रहा हूं कि जो पुलिस वाले आज वहां घेरे खड़े थे अपने ही हेडक्वार्टर को, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और 1974 में पीएससी की बगावत हुई थी उत्तर प्रदेश में और पूरी की पूरी हुकूमत चूल्हे हिल गई थी। आज अगर हुकूमत का इकबाल नहीं होगा साहब, तो फिर लॉ ऑफ जंगल के अलावा क्या है? हुकूमत का इकबाल जैसे भी बनता हूं, मैं नहीं जानता, हुकूमत वाले जिम्मेवार है, मैं पुलिस को या इनको जिम्मेवार नहीं मानता। आज अच्छा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आज अभी शाम को रिव्यू किया कि सरकार ये जो आपने ऑर्डर किया है तो इसमें हमारे लोग काम कैसे करेंगे? पुलिस वाला अगर आप फोर्स नहीं यूज कर पाएगा, प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज करने के बाद, तो आप फोर्स बंद नहीं कर देंगे तो फिर तो खड़ा हाथ जोड़ता रहेगा वो। सही। तो फिर पुलिस, तो कुल मिला के स्थिति बहुत खतरनाक, बहुत बुरी है। और मतलब यू कांट बिलीव इट। और दूसरी बात यह है, जिस तरह से इनमें तलखी हुई है, पुलिस वाले जो हैं क्या क्या कर सकते हैं दुनिया जानती है। बैठे हैं आपके आईपीएस अफसर, आपको बताएंगे क्या क्या झेलना पड़ता है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेवल पे, किससे लोगों को फंसाते हैं। और अगर आज इन्होंने शुरू हो गया तो फिर पूरी की पूरी जो ताकत है जो हमारी हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, मुल्क की कौम की हिफाजत के लिए जो लोग तैनात हैं, वो अगर इन्हीं वकीलों के, उनके रिश्तेदारों को ये फंसाने लगेंगे केसेस में, तो कहां जाएगा मामला? तो ये मतलब मेरा सीधा आर्गुमेंट है कि हर चीज का बाकायदा एसओपी प्रिस्क्राइब्ड है, उसको इस्तेमाल करने के लिए सबको कहना चाहिए और जो न करे उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात जो हैं हमारे समाज के लिए भी बेहतर नहीं है, हमारे समाज के लिए भी ठीक नहीं है। मेरे साथ इस वक्त शंकर आनंद, हमारे नुमाइंदे न्यूज़ 18 के, वो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ अपडेट है? सीधे हम शंकर के पास जाना चाहेंगे। शंकर, क्या कुछ अपडेट है? अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली थी कि पुलिस ने जो उनकी स्ट्राइक थी, जो हड़ताल थी, प्रोटेस्ट, उसे खत्म कर दिया है। क्या कुछ डिमांड भी है इन पुलिस वालों की? निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी ने इस मामले पर घोषणा करते हुए कहा कि अब वो जो भी मांगे थी, प्रमुख मांगे थी, उसको मान लिया गया है, लिहाजा अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान थे, उनको यहाँ से जबरन हटा दिया गया। और पीछे आप देखेंगे पूरा यहाँ जहाँ पे सारे जवान बैठे हुए थे, पूरा का पूरा रास्ता खाली हो चुका है। और इस मार्ग से जो आम जो गाड़ियां हैं, जिसको पहले जाने की पाबंदी थी, अब वो भी खोल दिया गया है जी। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं अब ये मसला है, अब यहाँ पर जिस तरह से वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि आपकी तमाम जो मांग थी उसको मान लिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस के कई जवान अब उस बात से आश्वस्त नहीं दिख रहे थे, वो पूर्ण तौर पे संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। लेकिन जब वरिष्ठ अधिकारियों का जब फरमान आया है तो मानना ही पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन अब इसी मामले में अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस मामले की जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल साहब को दिया है। उनके बाद वो अब इस मामले की जानकारी केंद्रीय गृह सचिव को दिया, और गृह सचिव अब इस मामले की जानकारी अब केंद्रीय गृह मंत्री को देंगे, और उसके बाद इस मामले पर चर्चा करेंगे आखिर यह हंगामा क्यों है बरपा। क्योंकि इस हंगामे की दूसरे पक्ष का क्या कुछ कहना है? अगर बार काउंसिल की हम बात करें तो बार काउंसिल का क्या कुछ कहना है? यहाँ पर वो भी अपनी स्ट्राइक खत्म करेंगे? देखिए, अगर बार काउंसिल की बात करें उससे पहले हम दिल्ली पुलिस की बात करेंगे, जो आज पूरे दिन भर का घटनाक्रम रहा। दिल्ली पुलिस के जवानों का कहना है कि इस मामले पर दिल्ली पुलिस के जवानों के खिलाफ कार्रवाई हुई, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन इस मामले में कई जो वकील हैं, जो आरोपी वकील हैं, जो साफ तौर पे आग लगाते हुए दिख रहे हैं, गाड़ियों में, जो सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं, वहां पर मारपीट करते दिख रहे हैं, लेकिन एक भी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कैसा न्याय है?
तो इसीलिए यहाँ पे उस न्याय के लिए वो जवान यहाँ पे तैनात थे और वो चाहते थे कि इस मामले में हमें न्याय मिले। यहाँ एक तरफा न्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस जवानों का ये कहना था कि यहाँ पर अगर कार्रवाई आप करते हैं तो आप दोनों तरफ से कार्रवाई करें। एक तरफा कार्रवाई हुई है और इन तमाम मसलों को लेकर ये बंधे हुए। हालांकि यहाँ पर इनका भी यही कहना था कि ये कानून से बंधे होते हैं, कानून हर एक इनके डेग पर, हर एक जगह पर इन पर नजर रखी जाती है, इनके अधिकारियों द्वारा नजर रखी जाती है। थोड़ी सी चूक इनके सस्पेंड होने का कारण बन जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मजे की बात तो यही है, चाहे हम पुलिस की बात करें या एक वकील की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं कानून से बंधे होते हैं। और उसके बाद जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है सरकार के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैं राजेश राय जी आपके पास आना चाहूंगा। राजेश राय जी, क्योंकि लगातार जो बातें डिबेट में हो रही हैं, निकल कर यही आता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो रवैया है, पुलिस कहीं ना कहीं अपनी धौंस जमाने की कोशिश करती है और इसी वजह से इस तरह हालात जो हैं बिगड़ते हैं। क्योंकि इस मामले को भी आप शुरू में देखिए तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, छोटा सा इशू था और उसने देखिए क्या कुछ रंग ले लिया। बिल्कुल ठीक बात है। जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके बाद जिस तरह से परिस्थितियां बदली, जिस तरीके से पूरे जगह जगह, केवल दिल्ली नहीं उत्तर प्रदेश में जगह जगह जिस तरीके से हमारे अधिवक्ता गणों ने पूरी भीड़ जमा करके जो जहां पुलिस वाला दिख जाए कहीं उसको पीटना शुरू कर दिया, दरोगा को पीटना शुरू कर दिया, मारना। मतलब जैसे ही लग रहा था कि जो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कराना, पुलिस को तो लॉ को इन्फोर्स करना होता है और बिना एडवोकेट्स के जो न्याय है वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। ये दोनों वर्ग ऐसे हैं जो एक इनका चोली दामन का साथ है। आज जो ये खटास पैदा हुई है, और ये आज की नहीं है, जैसा अभी आदरणीय हमारे पैनलिस्ट महोदय कह रहे थे कि ये 50 वर्ष से चला आ रहा है। क्यों? कि दोनों के पास वर्दी है और दोनों के पास पावर है। एक के पास दूसरा पावर है, एक के पास दूसरा पावर है, एक के पास भीड़ का पावर है, एसोसिएशन का पावर है। वो जब भी चाहे किसी भी मामले में आकर के किसी को भी बेइज्जत कर सकते हैं, किसी को भी पीट सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। क्यों? कि भीड़ है। और जब भीड़ होगी, आपके इसी चैनल पे बहुत डिबेट्स हुई है मॉब लिंचिंग की। बिल्कुल, मॉब लिंचिंग में जो है वो तो आदमी कई बार मर जाता है, नहीं भी मरता है, पिटता है। लेकिन आज हमारा जो एडवोकेट तबका है, मैं मानता हूं कि पुलिस वाले की गलती थी। पुलिस वाले ने पार्किंग के लिए रोकना तो उसकी गलती नहीं थी, लेकिन वो विवाद बढ़ा, विवाद बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि फायरिंग हुई, वो हुआ। गलती थी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा कायम होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए। लेकिन वो हमें इस बात के लिए कहां इजाजत देता है कि उसके बाद जो भी पुलिस वाला कहीं मिल जाए हम मॉब बना करके घूमे और घूम करके जो पुलिस वाला मिल जाए उसको हम पीटना शुरू कर दें। पुलिस वाला अगर अब इसके बाद अगर न्यायालय में अगर वो बिना वर्दी के जाए तो न्यायालय उसको सजा दे देगा, लेकिन अब वो अगर वर्दी पहन करके जाए तो वकील साहब उसको पीट देंगे। तो ये जो माहौल बना है, ये जो अविश्वास का माहौल बना है, ये दोनों तबके, चाहे वो पुलिस का हो चाहे अधिवक्ता गणों का हो, इन दोनों के बिना न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है और इन दोनों में सौहार्द होने की जरूरत है। और इसके लिए अगर हम इस बात को मान के चलेंगे कि पुलिस वाले तो खराब हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनके व्यवहार में बहुत कमी है, उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत खराब है, लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि आमतौर पर पुलिस वालों को चूंकि ये बात मालूम रहती है कि जो हमारे जो अधिवक्ता गण हैं, इनका एक बड़ा भारी संगठन है और ये संगठन पूरे देश भर में है और हर जगह से इनको सपोर्ट भी मिलता है। तो इनके खिलाफ अगर हम कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो पिट जाना वो पसंद करेंगे, लेकिन आमतौर पर भिड़ने की कोशिश नहीं करते, बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब ये नौबत पहुंच गई तो उस कंडीशन में अगर ये विश्वास की स्थिति बनी है तो दोनों ही तरफ की जो सिचुएशन होती है कि पुलिस कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा, इसको दूर करना और पड़ेगा। जो लॉयर्स होते हैं, जो वकील होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी अपनी एक कहा जाए कि एक ताकत होती है जिसके नशे में वो भी एक तरह से चूर होते हैं और इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज पर मनफी असरात पड़ते हैं। समाज के लिए एक गलत पैगाम इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात से जाता है। इस तरह के हालात आखिर सुधरेंगे कैसे, इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक से लौट कर आएंगे, इसी इशू पर बात करेंगे कि बहुत पुराना इशू और मुद्दा है, आखिर इस तरह के हालात से कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद।
मामला एक तरह से तूल पकड़ता जा रहा था, लेकिन अच्छी खबर यही है कि दिल्ली पुलिस ने अपना एहतजाज एक तरह से खत्म कर दिया है। पुलिस एहलकार की जो डिमांड थी उन डिमांडों को एक तरह से मान लिया गया और कहा गया है कि उनकी पूरी एक तरह से हिमायत की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये टकराव खत्म क्यों होगा, क्योंकि बहुत पुराना इशू है और कभी ना कभी इस तरह के अक्सर वाकयात होते रहते हैं जहां पर दो कानून के जानने वाले, एक तरफ मुल्क के मुहाफिज और दूसरी तरफ कानून की हिफाजत करने वाले अक्सर आपस में टकराते हैं। यह नौबत आखिर क्यों आती है और इस तरह के हालात से आखिर बचा कैसे जा सकता है, इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम डिबेट में बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रोहित पांडे जी, क्योंकि मामला अब लग रहा है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि 2007 की बात करें, 2009 की बात करें, 2013 की बात करें, 1988 में आप चले जाइए, इस तरह के वाकये लगातार होते रहे हैं, जिस तरह से सीबी पांडे साहब भी जिक्र कर रहे थे, इस तरह के हालात ना बने, क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अभी और भी पैनलिस्ट हैं जिन्होंने एक बयान अपना दिया कि एसोसिएशन बहुत बड़ा है जी। मैं आपको बताऊं, एसोसिएशन होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक एसोसिएशन होता है और उसमें एक अनुशासन तरीके से अनुशासित होकर के काम किया जाता है। मेरा बस सिर्फ इतना सवाल था इस एपिसोड को लेकर, इस घटना को लेकर के मैं ये कहना चाह रहा था। अभी देखिए, आज जो आप आज दिन का, अगर दिन की खबर सुनेंगे, देखेंगे, उसमें यह देखने को मिला कि चैनल पे देखने को मिला कि आज इन्होंने स्ट्राइक किया पुलिस वालों ने, और पुलिस वालों ने यह कहा कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं। एक तो ये बोला, दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम उनके हाथ पैर तोड़ देंगे, उन वकीलों के हाथ पैर तोड़ देंगे। आप देखिए, इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो पुलिस वालों की पैरवी कर रहे हैं, आप मुझे इतनी बात बताइए कि पुलिस को रखना बनाना का पुलिस का रोल क्या है, पुलिस का काम क्या है हम लोगों के लिए? पुलिस का काम होता है कि किसी भी ऐसे सिचुएशन को संभालना जो ऐसी हालात पैदा हो जाता है जहां पे आपको सिचुएशन को संभालना होता है। उसके लिए कैसे संभालते हैं, उसके लिए आप ट्रेनिंग करते हैं। वो ट्रेनिंग आपके कहां गई जब आपको ये सिचुएशन आ गई थी कि अगर किसी ने आप पे हमला किया या किसी पे हमला किया जा रहा है, तो आपका क्या ये ट्रेनिंग खत्म हो गई? आपको वो समझ नहीं आई कि आपको क्या उस हालत में कैसे उसको काबू करना है? आपको यह समझ में आया कि गोली चलानी है, आपको यह समझ में आया कि इमीडिएट बुला करके, बटालियन बुला करके वकीलों पे हमला करना है, उन वकीलों पे हमला करना है जो नियत थे, उन वकीलों पे काम करना है जो अपने काम में वहां लोगों की पैरवी करने के लिए कोर्ट कचहरी। राजेश राय जी इसका जवाब दे रहे हैं, बताइए। ठीक है, रोहित जी इसका जवाब दे रहे हैं, राजेश राय जी जवाब दे रहे हैं। राजेश राय जी, सवाल किया जा रहा है कि पुलिस की आखिर जिम्मेदारी क्या होती है इस तरह की सिचुएशन में? क्या वाकई में पुलिस को अपना आपा खो देना चाहिए? क्या वाकई में पुलिस को फायरिंग करनी चाहिए थी? जो सवाल कर रहे हैं रोहित जी। नहीं, रोहित जी जो कह रहे हैं वो बात अपनी जगह सही है। जहां पर जो जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। पुलिस का जो व्यवहार है वो दुरुस्त होना चाहिए। पुलिस वाले ने अगर गाड़ी के लिए रोका और उन्होंने नहीं माने तो पुलिस वाला भाई उनके साथ जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं थी। बात अगर कहीं बढ़ करके इतनी नौबत आ गई कि कुछ हो गया, तो मेरा कहना है कि पुलिस वाले ने गलती की, एग्रीड, तो जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए ना। फिर कानपुर में जो है हमीरपुर के इंस्पेक्टर को पकड़ के पीटने का हक किसको दे दिया? केवल इसलिए कि हमारा लंबा चौड़ा एसोसिएशन है और हमें एक पुलिस वाले ने हमारे साथ बदतमीजी की या चार ने की, तो लिहाजा हम पूरे देश में जहां जहां पुलिस वाले मिलेंगे उनको पीटेंगे। इसलिए कि हमारा एसोसिएशन बहुत मजबूत है। हम पुलिस वाले को पीट करके निकल जाएंगे। पुलिस वाला गोली चलाने के बाद वो बच नहीं पाएगा पांडे जी। पुलिस वाले ने अगर गोली चलाई तो वो बच नहीं पाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। लेकिन जिन वकील साहब ने हमीरपुर के इंस्पेक्टर को सिविल लाइंस में गिरा के मारा, जो कब्रों में घुस करके मार रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा। क्यों? कि वो भीड़ है, वो एसोसिएशन है, उनकी पूरी भीड़, उनका कुछ नहीं होगा। आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा उनका। वो बिल्कुल उसी तरीके से आनंद करेंगे। तो ये हक किसने दिया? ये जो नौबतें हैं, अभी बात कर रहे थे कि कैसे इसको सुधारा जाए। अगर आप सुधार की बात करेंगे तो मैं इसमें एक बात कहता हूं, सबसे बड़ी चीज तो मैं पहले इस बात को कंडेम करता हूं कि जो दिल्ली पुलिस में ये हड़ताल की नौबत आई, ये बहुत गलत है। वहां का दिल्ली का जो पुलिस प्रशासन है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो मैं समझता हूं
कि वो किसी न किसी तरीके से ये मैसेज अपनी पुलिस फोर्स को नहीं दे पाए कि जरूरत पड़ने पर हम आपके साथ हैं, आपका विक्टिमाइजेशन नहीं होने देंगे। एक बात। दूसरी बात, जब एक दिन ये घटना हो गई, किसी ने गोली चलाई, बाकी उसके बाद वहां के सब वकीलों ने नाराजगी में जाकर के तोड़ फोड़ की, मारपीट की, थाने में जाके घुस के किया। उसके बाद वहां का जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस का, वो क्या कर रहा था? दैट वाज द टाइम कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, दिल्ली पूरे प्रदेश का दिल है, उन सब लोगों को लग करके बार एसोसिएशन से मिल करके, दिल्ली बार एसोसिएशन से, सेंट्रल बार एसोसिएशन से, सभी पदाधिकारियों से, जो मुअज्जिज लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनका लोग कहना मानते हैं, उनसे बात करके कि सर देखिए इन चीजों को संभालिए, आप भी इंस्ट्रक्शंस दीजिए, आप भी ये निर्देश दीजिए कि जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो वकील हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और हम पुलिस फोर्स को, अगर ये कम से कम वार्तालाप का अगर क्रम उसी दिन अगर शुरू हो गया होता शाम तक, रात तक, तो मैं समझता हूं उसके बाद जो ये मामले एस्केलेट किए हैं कि लोगों ने, सबने इस बात को ले लिया कि अब तो हमारा धर्म हो गया कि हमारी लड़ाई पुलिस से हो गई, पुलिस को ये लगा कि हमारी तो कोई सुनेगा नहीं। और आज मतलब हम लोग ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल पहली बार मुल्क में पहली बार हो रहा है कि पुलिस ने स्ट्राइक किया है, पुलिस एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रही है। ये तो मुल्क में पहली बार हुआ इस तरह से। इस पर तो सरकारों को सोचना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना होगा, इसको संभालना चाहिए। बिल्कुल। मैं सीबी पांडे सर आपके पास आना चाहूंगा। सीबी पांडे सर, जो अभी तक बातें हो रही हैं, चाहे शेष नारायण साहब ने जो बातें कही या रोहित पांडे साहब ने और राजेश जी ने जो बातें कही, यहां पर एक चीज बिल्कुल खुलकर आ रही कि भाई यहां पर पावर और अधिकार हम देखते हैं कि दोनों के पास हैं, और उसी का एक तरह से क्या वाकई में आपको लगता है कि नाजायज फायदा उठाया जा रहा है? एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ऐसा हंगामा न था जंगल में, शहर में आए तो डर लगता था। बिल्कुल, दोनों ही नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पुलिस भी उसका नाजायज फायदा उठाई, पुलिस में पावर है उसको रोकने का, उससे रोका, आगे बढ़ गई। फिर इन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि तुम रोकोगे तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, फिर आगे बात बढ़ गई। अब देखिए जो ये घटना हो गई, अब इस घटना में मत जाइए। इस घटना का तो लिए न्याय कमीशन बैठ गया, बिल्कुल हाईकोर्ट ने उसको कॉग्निजेंस ले लिया, पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, पुलिस ने भी अपना एक पिटीशन दाखिल किया, और इस घटना के बारे में छानबीन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, जो होगा। इमीडिएटली जो कार्रवाई होनी ये थी कि विक्टिम जो है, चाहे वो पुलिस साइड से विक्टिम हो, चाहे वो वकीलों के विक्टिम हो, विक्टिम को तो न्याय मिलना चाहिए। आप यूनियन बाजी तो अलग है, इनके वकीलों की यूनियन हो गई, उनके पुलिस की भी यूनियन ही, मैं कहूँगा एक ही दिन की यूनियन फॉर्म हो गई, लेकिन एक दिन की यूनियन फॉर्म हो गई। मैं क्यों कहता हूँ कि एक दिन की यूनियन फॉर्म हो गई? कि आखिर में जिन लोगों ने विक्टिम है वो तो अपना पिटीशन करने और जो दरखास्त देने के चाहिए वो वहाँ अगर जुटे होते तो एक बात थी, उनके विक्टिम के साथ सैकड़ों पुलिस वाले खड़े हो गए, वो तो विक्टिम थे नहीं, तो वहां तो पुलिस की भी एक यूनियन बन गई। वो एक दिन के लिए यूनियन बनी, लेकिन उसकी फाउंडेशन तो आपने एक पुलिस की भी यूनियन बना दी आज के, ये लग रहा है। और वकीलों की यूनियन तो पहले ही है। तो अगर ये दो यूनियन का अगर झगड़ा करेंगे तो ये तो कभी सॉल्व नहीं होगा, और चीजें और एग्रेवेट होगी, और सीरियस जाहिर सी बात है। ये आपको जो देखना था कि विक्टिम जो हमारे हैं, उन दोनों को राहत क्या चाहिए, चाहे पुलिस के विक्टिम हो। बिल्कुल पांडे साहब, अगर आपके सबसे अहम बहुत नुकसानदायक है। अगर आपने वकीलों को कंपनसेशन दिया तो उसी समय पुलिस को क्यों नहीं कंपनसेशन डिक्लेयर कर दिया कि जी? तो इसी तरह तुरंत यूनियन इंडिविजुअल को, आप पुलिस के जो मारे गए बेचारे, चाहे उनको चोट लगी, उनको भी आप कंपनसेशन तुरंत डिक्लेयर कर देते, उनको भी देखने हॉस्पिटल में जाते। अब आपने वकीलों के लिए तो ये सब किया, लेकिन पुलिस को आपने छोड़ दिया कि जब उन्होंने मान के चल दिया कि विक्टिम की बात करें। पुलिस का जो बिहेवियर अलग है या वकीलों का जो बिहेवियर अलग है, लेकिन जो न्याय तो विक्टिम को मिलना चाहिए ना। ये पुलिस भी बनी है इंडिविजुअल को न्याय देने के लिए, और कोर्ट भी बनी है, और वकील तो विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए ही काम करते हैं दिन रात, कि किसी को पीड़ित हो तो हम उसको न्याय दिलाएंगे। तो उसको तो आपने इंडिविजुअल को तो किनारे कर दिया, या इंडिविजुअल को किया तो कुछ इंडिविजुअल को आपने प्रायोरिटी दिया। जो उनके परिवार को डिससेटिस्फैक्शन है, उनको ये है कि हमारे पुलिस के जो लोग हैं वो लोग भी पिटे गए, उनको भी चोटें लगी, उनको सस्पेंड किया गया, तो उनको तो न्याय दीजिए, वो अपने न्याय के लिए, ये तो ठीक है। लेकिन यूनियन बाजी का जो खतरा है, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत सीरियस मैटर है, और पुलिस, दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनकी बहुत बड़ी लापरवाही, और सबसे बड़ी लापरवाही केंद्र में होम मिनिस्ट्री की है। होम मिनिस्टर क्या कर रहा है बैठ के, इतना बड़ा सीरियस मैटर हो गया, पूरे देश में फैल जाता है, क्या होम मिनिस्टर संभाल पाएंगे? अगर पुलिस जगह यूनियन बनाने लगेगी। बिल्कुल। रोहित पांडे, अगर उनके बैठने से पूरे यूपी भर, इंडिया भर में
पुलिस यूनियन बनने लगी तो क्या कर लेंगे? बिल्कुल इस तरह से उनको समझना कि खतरनाक शांति से बैठ सिचुएशन जाएंगे बन तो जाएगी। जाहिर सी बात है जाएगा। इस तरह के हालात हमने पाकिस्तान में कई बार देखे हैं। जाहिर सी बात है कि इस पर सरकार को सोचना चाहिए। रोहित पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। शेष नारायण जी मैं उसके बाद आ रहा हूं आपके पास जी। मैं आपको बताऊं, देखिए जिन अधिवक्ताओं ने अनुशासनहीनता किया है, जांच करके तुरंत कार्रवाई की जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कहीं किसी का नहीं है। यहां तक कि मैंने बहुत सारे ऐसे वकीलों से बात करी है कि जिसने जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा बस कहना सिर्फ इतना है कि जिसने गोली चलाई है और जिसने जिस ऊपर हाई अथॉरिटी के लोगों ने जिसने ये आदेश दिया है कि आप 1000 फोर्स ले जा करके और सभी वकीलों को पीटिए और मारिए उनको, 2 लोगों को, इन दोनों लोगों को हमारी मांग सिर्फ यही है कि अगर किसी कोई एक आम जनता को अगर कहीं किसी को किसी पे ऑफेंस हुआ होता या कोई क्राइम हुआ होता, घटना हुई होती, तो वो क्या होता, इमीडिएट पुलिस एक्शन लेकर के उसको अरेस्ट किया होता। मैं आपको बताऊं, गोली लगने के बाद रोहित पांडे जी क्या आप नहीं देख रहे कि अब इस मसले को यही बंद कर देना चाहिए, अब कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, हालात और ना बिगड़े। पुलिस वालों ने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया, क्या बार काउंसिल को नहीं लेना चाहिए, अपना प्रोटेस्ट वापस नहीं लेना चाहिए, उसे काम पर नहीं लौटना चाहिए? मैं उसी बात पे आ रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कस्टडी लेना है, कस्टडी जो लेगी ना वो पुलिस ही लेगी। कस्टडी लेकर के कोई एडवोकेट्स को नहीं देना है, वकीलों को नहीं देना कस्टडी पुलिस को लेनी है। एक जांच करना है, कोर्ट में पेश करना है, यही तो होना है। लेकिन कस्टडी नहीं ले रही है, इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसके पीछे साजिश है, इसलिए नहीं कर रही है कोई झुकना नहीं चाहते हैं। देखिए जब तक आप नहीं झुकेंगे, क्योंकि आपने बहुत बड़ा ऐसी साजिश के तहत हम लोगों को फंसाया है और हमारे पे ऐसा गोली चला करके और हमारे लोगों को मारा है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय तो है। और उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ मामला वहीं निपट गया होता है अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया होता है और उन 2 हायर ऑफिशियल्स को उनको बर्खास्त कर दिया गया होता है, लेकिन उसको नहीं किया गया, इसको तूल पकड़ाया गया। और आज जिस तरीके से धरना प्रदर्शन पुलिस वालों ने किया है, ये पूरी सोची समझी हुई रणनीति है। और इसका बस खाली यही दिखाना चाहते हैं कि वकीलों ने भी पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट किया है। कल आप देखिए कि पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुआ है। मैं ये चाह रहा हूं कि अब इस मसले को यहीं पर खत्म कर दिया जाए, मसले को और आगे ना बढ़ाया जाए और इसमें अब आगे ये सोचना चाहिए कि इस तरह के हालात ना बने। मैं शेष नारायण साहब आपके पास आऊंगा। सर क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत खतरनाक सिचुएशन से बन गई? पहली बार हमारे मुल्क की जो पुलिस है वो सड़कों पर उतरी और उसने प्रोटेस्ट किया। क्या सर आपको नहीं लगता है कि इस इतने संगीन हालात में, इस तरह की सिचुएशन में सरकार को दखल देनी चाहिए थी? सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, हमारे जो होम मिनिस्ट्री है उसे दखल देना चाहिए था। यस हाँ, मैं आपको बताऊं कि अभी मेरा सवाल शेष नारायण जी से, शेष नारायण जी से, रोहित जी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको बताऊं जी सर जी, किससे पूछ? पुलिस की लीडरशिप का सवाल है जी। पुलिस के बावर्दी जो फोर्सेस हैं वो अगर हड़ताल पे आमादा हैं और दिन भर आज दिल्ली के ट्रैफिक उन्होंने डिस्टर्ब किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें पुलिस की लीडरशिप पर निश्चित सवाल उठता है। और ये एक दिन में पुलिस लीडरशिप खराब नहीं हुई है। पिछले 30-35 साल से मैं उत्तर प्रदेश में तो देख ही रहा हूं कि जो नेता आता है पुलिस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। पुलिस को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाता था, वो कौम की हिफाजत की, आवाम की हिफाजत के लिए पुलिस फोर्स होती थी। नेताओं के लिए गुंडई करवाने का जो कल्चर पुलिस में आया, उसके बाद पुलिस में लीडरशिप के क्वेश्चन हैं। टॉप लीडरशिप दिल्ली का तो हम नहीं जानते, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हम देखते हैं कि जैसे चीफ मिनिस्टर आता है वो अपने बंदों को पुलिस का कमान संभाल देता। ये सवाल है, इन सवालों पे जाना पड़ेगा। और जहां तक वकीलों की बात है, वकीलों को मॉब लिंचिंग नहीं करनी थी। जज साहब ने बहुत सही बात कही कि जो विक्टिम है उसका इंटरेस्ट सुप्रीम है। तो पुलिस का भी और बार का भी, दोनों का जिम्मा है कि वो विक्टिम्स न पैदा होने दें। और अगर कोई विक्टिम होता है तो उसके साथ खड़े हों, ये है दोनों की ड्यूटी। बिल्कुल, विक्टिम के साथ न्याय कराना पुलिस का भी फर्ज है और वकीलों का भी फर्ज है। लेकिन वो तो नहीं हुआ ना। अब उसके बाद जो बात बिगड़ गई हो बिगड़ गई है। हाँ, ये है कि जजमेंटल होने का हक किसी को नहीं है, मुझे नहीं है।
अगर गोली चली है तो उसको उस पर बाकायदा केस करिए और उसको बंद कराइए। अगर आपको वहां पे गाड़ी पार्क करनी थी तो धौंस में आप पार्क करने गए थे, आपको नहीं करना था, क्योंकि वो जेल से जो कैदी लाए जाते हैं उनकी जगह है। सबकी गलतियां हैं। अगर गोली चली है तो उनको पकड़ो, लेकिन ये जो घेर घेर के मारे जा रहे हैं लोग साहब, कांस्टेबल पीटा जा रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसको घेर के पीट रहे हैं, इसको अगर आप जस्टिफाई करते हैं पांडे जी, तो मैं आपको सलाम करता हूं और मैं बस यही दुआ करता हूं कि हमको हे प्रभु हमको हिफाजत से रखो, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं और जहां के हमारे जो सबसे बड़े वकील के साथ हम जाते हैं, अपना सब कुछ उसको संभालवा के हम कहते हैं साहब हमारे साथ जो भी होगा हमारी बात को कहेंगे। बिल्कुल। और आज हमारा वकील, अगर इनमें किसी का वकील होगा जो मार रहा है, सर मैं उसकी निंदा करता हूं। अगर ऐसा हुआ ये इसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन आप उसकी भी निंदा करिए जो उन वकीलों को मारा गया जिनका इससे कोई वास्ता नहीं था, चैंबर मारा गया, उनकी भी आपको निंदा करनी चाहिए। वो नहीं दिख रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने वो क्लिप ही नहीं देखा। फिर आपने वो क्लिप देखिए पहले, आप देखिए पहले किस तरीके से है। वहां के विटनेस से पूछिए जो वहां पे खड़े थे, प्रदर्शी वहां पे खड़े थे, उनसे पूछिए आप। जब वहां की पहले वहां वो वाली क्लिपिंग दिखाई नहीं गई। आज जो है मीडिया में सपोर्ट नहीं कर रही है, थोड़ा सा झुकने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अधिकारी हैं, थोड़ा सा झुक जाइए, क्योंकि पूरे मुल्क का ये मसला है, पूरे मुल्क की निगाहें इस मसले पर एक तरह से टिकी हुई थी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि बार वकीलों को मारा गया है तो इसमें कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इतनी निंदा करें, कर तो रहे हैं पुलिस वालों की निंदा। पुलिस वालों की निंदा किया मैंने कि नहीं? मैंने किया कि नहीं? को बदमाशी करते हैं, लाठी से मारते हैं। आप तो कह रहे हैं कि वो पकड़ के मारा जा रहा है। किसको? तो सर वही तो मैं कह रहा हूं कि उस बात पे फिर दोबारा क्यों आ रहे हैं कि अगर हमारे लोगों को छोड़कर मारा जा रहा है, पुलिस वालों की निंदा और कितना करूं? अरे पुलिस वालों को सूली पे चढ़ा दूं। उन लोग जो 150 लोगों सर जो 150 लोग मारे गए हैं, 150 वकील। सुभाष गुप्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुभाष गुप्ता जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सुभाष जी रोहित पांडे प्लीज, रोहित जी बात हो गई। आप जो हैं एक बहुत बेहतरीन संस्था के प्रतिनिधि हैं, तो आप उसकी संस्था की शान को भी बरकरार रखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से जिम्मेदारी बनती है। मैं वो बात कह रहा हूं कि किसी ने अनुशासनहीनता किया उस पे एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो कसूरवार है उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए और इस तरह के वाकये रुकने चाहिए। मैं सुभाष गुप्ता जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर ये तस्वीर बदलेगी कैसे? क्या अब आपको नहीं लगता है कि इस तरह की सिचुएशन दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे? अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना उत्पन्न हो, क्योंकि जब सिचुएशन कभी उत्पन्न होगी तो उसका कुछ अता पता नहीं होगा कि क्यों हुई उत्पन्न। लेकिन इस बारे में कदम पहले से उठाए गए हैं। अगर हम देखें कि एडवोकेट्स एक्ट देखें, हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट देखें, उसके अंदर कहा गया है कि प्रोफेशनल कंडक्ट के लिए जो है रूल्स बनाए जाए, समाधान किया जाए। 266वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एडवोकेट्स ग्रीवेंसेस कमेटी होनी चाहिए, जिसका एक जुडिशियल अधिकारी जो है उसका प्रतिनिधित्व करे और उसको देखे। अगर ये सारे कदम उठाए गए होते तो जो एडवोकेट्स की ग्रीवेंसेस हैं जो आज उभर कर आ रही हैं, कोई मांग कर रहा है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, कोई मांग कर रहा है किसी तरह की, वो सारी मांगे शायद ना आती। तो ऐसा कहना तो उचित होगा कि हमने जो भारत की सरकार है, जो भारत की संस्थाएं हैं, उन्होंने कोशिश तो समय समय पर करी है, लेकिन वो कोशिश अधूरी रही और उस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। और हमेशा से छोटी बात के ऊपर जो है लेकर ये तूल उठती है और उठती रहती है। बिल्कुल आंकड़े हैं जिसमें दिखाया गया कि यूपी में खास तौर से कि पिछले 5 साल के अंदर 793 दिन कोर्ट बंद रही। मुजफ्फरनगर में, अलीगढ़ के अंदर, इलाहाबाद के अंदर देखें तो 140 दिन, जो कि 250 कुल दिन है काम करने के, उसमें से 140 दिन कोर्ट ही बंद रहा। कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल 21? कहाँ की प्रोटेक्शन? किसको मिल रही है? कौन कर रहा है? कहाँ पर हम जो वकील जो लोग हैं, जब मैं भी एक वकील हूं, मैं कहाँ जनता का साथ दे रहा हूं, मैं कहाँ उसमें हेल्प कर रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो और आम आदमी को जो है वो जस्टिस मिले। मैं अगर स्ट्राइक पर जाता हूं ये बार बार कहने पर
कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे, फिर मैं उसका उल्लंघन करता हूं, मैं कानून को जानता हूं, मैं फिर उसका उल्लंघन करता हूं। हाई कोर्ट का ही ऑर्डर ले लीजिए, हाई कोर्ट ने उसकी मैं जो है निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक एकेडमिक टिप्पणी कर रहा हूं। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया कि सस्पेंड कर दो, ओके, डिसिप्लिनरी प्रोसेस है, वो कैसे ले लिया? और जबकि सुप्रीम कोर्ट का लिंगप्पा वर्सेस शेट्टी के अंदर 2014 का कर्नाटका का डिसीजन है कि ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ये डिसीजन लेने चाहिए थे और जज साहब को नहीं लेना चाहिए था। तो ये सारी चीजें जो है मद्देनजर देख रखनी चाहिए और सबके ऊपर जो है एक बारीकी से इसका बिल्कुल इस पर गौर व फिक्र किया जाना चाहिए। मैं सीबी पांडे सर एक लास्ट कमेंट आपसे चाहता हूं कि आखिर ये सूरत बदलेगी कैसे, हालात कैसे बदलेंगे, क्या कुछ करने की जरूरत है? पुलिस वाले भी हमारे अपने हैं, वकील भी हमारे अपने हैं और जाहिर सी बात है हमारे समाज के लिए देखिए बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बड़ी बड़ी बातें तो बाद में होगी, अगर एक सिंपल सा सोल्यूशन भी अगर तत्काल कर दें, जैसे सुप्रीम कोर्ट का अपना सिक्योरिटी का खुद की यही पुलिस है, हमारी पुलिस या सीआरपीएफ, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी देखती है। उसी तरह हाई कोर्ट की सिक्योरिटी अपनी सीआरपीएफ देखती है। उसी तरह ये प्रपोजल है उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने भी ऐसा कर रखा है, लेकिन लागू नहीं करती कि हर कोर्ट के एक अपना प्रोटेक्शन पुलिस जो है अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो वकीलों की भी सिक्योरिटी करेगी, जजेस की भी सिक्योरिटी करेगी और लिटिगेंट की सिक्योरिटी करेगी और डे टू डे सुबह से शाम तक इन लोगों का प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी को देखेगी कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम कभी एराइज ही नहीं होगा। ये तो पुलिस से आप बाहर की पुलिस से लगा देते हैं, वो सिक्योरिटी देखती है तो समझती है कि हमें केवल अपना ध्यान देना है, लिटिगेंट का ध्यान नहीं देना है, हमें वकीलों का ध्यान नहीं देना। जब एक ही पुलिस सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, लिटिगेंट के लिए, वकीलों के लिए, जजेस के लिए, उनके प्रोटेक्शन का, कभी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये छोटा सा सोल्यूशन भी आज तक देश के लोगों ने, ये होम मिनिस्ट्री ने ऐसा नहीं कर पाई देश की सरकार ने। तो देश की सरकार तो ये समझती है कि ये लोग वकील और ये पुलिस और लिटिगेंट ये एक बेकार की चीज है, ये सब जाहिर सी बात है कि सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, एक वकील को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, एक पुलिस वाले को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सबसे अहम जिम्मेदारी हमारी सरकार की और इंतजामिया की हो जाती है कि क्या कुछ कदम उठाएं कि अभी इस तरह के हालात दोबारा ना बनने चाहिए। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शेष नारायण सिंह साहब, सुभाष गुप्ता साहब, रोहित पांडे जी, सीबी पांडे सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राजेश राय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।